नमस्कार दोस्तों, लम्हे ज़िंदगी के साहित्यिक संस्था में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर हम आप सबके लिए लेके आए हैं आपकी हिंदी सरल हिंदी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी 2 तरह की होती है। एक जो हम लोग स्कूल में लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं और एक साहित्यिक हिंदी। जो आज का हम सब कवि लिखते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, कई बार उनमें बहुत गलतियाँ होती हैं। तो साहित्यिक हिंदी के बारे में हमने सर से चर्चा करी थी। तो अपने सर का स्वागत करते हैं। सर स्वागत है लम्हे ज़िंदगी में आपका एक बार नमस्कार। पुनः। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा की थी, हिंदी क्या है? हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई? और हिंदी के काव्य कितने रूप होते हैं, काव्य और गद्य? सर ने जिनका जवाब दिया था, आप लोग हमारे पहले एपिसोड में देख सकते हैं। काव्य को सरल कैसे बनाया जा सकता है? इन सारे सवालों का जवाब आप मेरे पहले एपिसोड में देख सकते हैं। और आज हम दूसरा भाग लेकर आए हैं कि हिंदी क्या है, हिंदी को का गद्य क्या है? सॉरी, पद्य क्या है? आज सर हमें पद्य के बारे में बताएँगे और आगे जो कुछ हम सवाल पूछेंगे, आज हमारे साथ लम्हे ज़िंदगी की संयोजिका सुषमा गर्ग जी भी जुड़ी हैं। उनके कुछ सवाल हैं, नमस्कार। जिनके सर जवाब देंगे। नमस्कार। पुनः एक बार प्राणीनाथ मिश्र जी सर का हम स्वागत करते हैं लम्हे ज़िंदगी पर और उनसे पुनः चर्चा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार एंड धन्यवाद पूजा जी। नमस्ते सर। नमस्कार। तो सर आगे इसको बढ़ाते हैं और आप सर अब बताइए कि सर काव्य के जो आपने 2 रूप बताए थे, तो सर उसके बारे में बताइए कि पद्य क्या चीज़ है? और उसको किस देखिए तरह सरल बताया जा सकता है? पद्य ये कविता जिसे इसमें एक कुछ गुण होने चाहिए। पहले तो मैं बता दूं कि आपकी कविताएं जो होती हैं मुख्यतः 2 तरह से लिखी जाती है। एक प्रबंध है, प्रबंध काव्य होता है और या प्रबंध कविताएं होती हैं और दूसरा मुक्तक कविताएं। प्रबंध में बड़ी लंबी कविताएं होती हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ उनमें महाकाव्य लिखा जाता है या खंड काव्य लिखा जाता है। और जैसे रामायण महाकाव्य है, रामचरितमानस महाकाव्य है, आपका ये महाभारत महाकाव्य है। किसी की जीवनी लेकर के लंबे टाइम तक, खूब दूर तक लिखना उनकी जीवनी के बारे में और अद्योपांत लिखना, वो महाकाव्य में आता है। तो आजकल के रचनाकार इसमें बहुत कम ही जुड़ते हैं, बहुत कम लिखते, इतना लंबा लोग लिखते कम हैं। फिर भी अभी भी लिखा जाता है कहीं पर, कुछ कुछ अन्य भाषाओं में लिखा जाता है। खंड काव्य किसी जीवनी के किसी खास अगर समय को लेकर, एक खंड को लेकर के अगर कोई चीज लिखी जाए, मान लीजिए चंद्रगुप्त और चाणक्य का अगर आप वर्णन करें, तो किस तरीके से चंद्रगुप्त और चाणक्य से मुलाकात हुई और कैसे वो सिंहासन पर पहुंचे, सिर्फ उनके जीवन के, चाणक्य और चंद्रगुप्त के जीवन का इतना सा हिस्सा अगर आप लिखें, तो वो उनका खंड काव्य हुआ, ये कविता के रूप। तो ये हुए प्रबंध काव्य में खंड काव्य और महाकाव्य। और हाँ, दूसरा होता है मुक्तक। मुक्तक माने मुक्त, किसी के बारे में नहीं, लंबा नहीं, छोटा नहीं, कुछ नहीं, हम जैसा चाह रहे हैं वैसा। चांद के बारे में लिख रहे हैं, सितारों के बारे में लिख रहे हैं, श्रृंगार में लिख रहे हैं, वेदना में लिख रहे हैं, विषाद में लिख रहे हैं, क्रोध में लिख रहे हैं, रौद्र में लिख रहे हैं। ये मुक्तक एक ही भाव लिए हुए पूरी कविता में रहता है। जी, अभी जैसे मैं आपको मुक्तक का एक मैं आपको बताऊं, जैसे आप, मुझे कविता बहुत याद आती है और मैंने अपने बचपन में पढ़ा था, अभी जी, भी जी। उतनी अच्छी लगती है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता थी, ये पुष्प की अभिलाषा। हाँ, शायद आप लोगों ने भी जी, पढ़ा हो। जी, जी, जी। उसमें था ना कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में तुम्हें गूंथा पूछा जाऊं, जा चाह नहीं प्रेमी चाह माला के नहीं। बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तू फेंक, मुझे तोड़ लेना वनमाली क्या उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। अब आप वीर देखिए, अनेक। क्या अब यहाँ ना किसी की बड़ी जीवनी है, ना कोई खंड काव्य है, ना कुछ है, किसी जीवन का खंड नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक मुक्तक है, एक पुष्प की अभिलाषा है। बिल्कुल बड़े छोटे में, कम शब्दों में और एक छोटे शब्दों में एक कविता बनाई गई जिस पुष्प की अभिलाषा। तो पूरी जी, कविता में एक ही भाव समाया हुआ है, उसकी अभिलाषा क्या है, उसकी इच्छा क्या है। और आप देखिए इसमें आपको गाने में भी अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा।
इसमें छंद के अनुसार मात्राएं भी ठीक हैं, ये मुक्त छंद है। तो इस तरीके से ये कविता हर तरह से संपूर्ण है, सुंदर लगती है। सबसे बड़ी बात कविता का है कि सौंदर्य, सौंदर्य। कविता में सौंदर्य होना चाहिए। कविता में अगर सौंदर्य नहीं हुआ तो कविता का उतना अट्रैक्शन नहीं हो पाता। अब आप कहेंगे सौंदर्य किस तरह को, क्या होती है, क्या होता है कविता में सौंदर्य? आप जो भाव कहना चाह रही हैं या कहना चाह रहे हैं, वो भाव पूरी तरीके से कविता में आना चाहिए। जैसे अगर आपको याद होगा, ये एक हम लोगों ने बड़ी अच्छी कविता पढ़ी थी, अभी भी याद आती है। उनकी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी हमने थी, सुनी कहानी थी, खूब लड़ी खूब लड़ी मर्दानी वो तो मर्दानी। झांसी वाली। हाँ अच्छा, सर। इसमें आप कविता इसलिए अच्छी लगती है कि पूरी कविता आपको पढ़ने पर आप रानी लक्ष्मीबाई के उस काल में, उस समय में पहुंच जाती हैं हाँ। शब्दों के माध्यम से। ये कविता का सौंदर्य है। कविता का सौंदर्य है उनका था कि उनको वीर रस दिखाना है, उनको शौर्य दिखाना है लक्ष्मीबाई जी का, तो वो उन्होंने इस कविता में बोल भी दिखाया है। वैसा ही है, उसको बोलते भी बिल्कुल उसी ढंग से है, हाँ, बिल्कुल उसी ढंग से जोश उसको के बोलते साथ। भी। जी, तो ये इनकी मैंने यहाँ पर कविता का इनका अब देखिए कि जो कहना चाह रही है, वीर रस का सौंदर्य निकालना चाह रही थी, तो वीर रस निकला। अब आप वीर। देखिए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब लिपट पड़े हो, आन मुरे लगायो, ऐसे करके जो कृष्ण जी कहते हैं और इतने प्यार से, इतने मधुर शब्दों में कहते हैं, यहाँ पर आपको सुंदरता झलकती है, एक वत्सलता चलचित्र की। शुरू हो जाता है हमारी आंखों के सामने। जी बिल्कुल, एक चलचित्र सा शुरू हो जाता है। आपको यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर वात्सल्य रस का जो सौंदर्य है वो आपको हाँ। सामने झलकता है, यही इन भावों का वात्सल्य महत्व रस पता यहाँ। चलता है सर। तो यहाँ से इस बिल्कुल, तरीके से आती है चेहरे पे वैसे सुंदरता। ही भाव आते चले जाते जैसा हम पढ़ते हैं। जी जी जी। अभी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक और कविता, मुझे ये 2 लाइनें याद हैं, आप लोग पढ़ी होंगी। हाँ जी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई। मैंने उनकी बिटिया जो है, मेरा बचपन, मेरा बचपन शायद ये कविता का शीर्षक था कि मिट्टी खा रही बिटिया और कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई। कितना सुंदर बचपन का उन्होंने एक वर्णन किया है कि ये बचपन का सौंदर्य उन्होंने कविता में शब्दों के द्वारा निकाल दिया है। हमने बचपन में पढ़ी थी, अब याद नहीं आ रही है इसकी जी पंक्तियां। जी जी जी। हमको तो ये सब, जैसे एक और लिखी थी रामधारी सिंह दिनकर जी ने, हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक उनका झिंगोला। झंझोला। तो अब ये कितना सुंदर ये सौंदर्य है। हाँ ये सर। बच्चे की जिद है, वो जिद आपके सामने आप पढ़ करके 2 लाइन पढ़ करके आप समझ सकते हैं। सर उसके कितने लक्षण होते हैं सर? फिर कविता के लक्षण कितने होते हैं कविता सर? के देखिए, लक्षण जो है आपके कविता के इस तरीके से होने चाहिए कि एक तो सौंदर्य हुआ, ये हाँ सौंदर्य तत्व होते हैं या लक्षण होते हैं या विशेषताएं होती हैं। एक तो सौंदर्य हुआ। जी। अब सौंदर्य में जैसे मैंने अभी आपको बताया, दूसरा कविता का सबसे अहम चीज जो होती है वो होती है भाव। भाव। हाँ सर। आप हम लोग सभी लोग इस बात से पूरी तरीके से हम लोग इसको स्वीकार करना चाहिए हम लोगों को कि मानव जाति ही एक ऐसी जाति है कि जिसके पास जो कल्पना से भी ऊपर सोच सकता है। आप देखिए, जो सौंदर्य का बोध कर सकता है, जो अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोच सकता है। आप देखिए, अगर कहीं कोई बच्चा रो रहा है, आप सड़क पे जा रहे हैं, बच्चे को आप जानते नहीं, पहचानते नहीं है, फिर भी आप बच्चे को कुछ करेंगे। सर। बाकी जानवरों में, कई जानवरों में ऐसा बोध नहीं है या कम है। अच्छा, इसके अलावा अगर बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है, तो उसका आनंद उठाने के लिए आप कभी भीगेंगे और कभी बचने के लिए आप अंदर जाएंगे। लेकिन बाकी जानवर जो हैं, वो सिर्फ बचने के लिए जाएंगे, आनंद उठा करके नाचने के लिए नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। तो ये जो भाव है, ये आनंद है, ये मनुष्य का, जो आदमी का, या हमारे कहना चाहिए कि हमारे मानव जाति का जो आनंद है, ये आनंद पूरे विश्व को लेकर के, पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को लेकर के है। अब जब पूरे ब्रह्मांड को अपना समझने लगता है मनुष्य, तब वो ब्रह्मांड के बारे में कल्पना करता है। आप देखिए, आप एक फूल के बारे में कुछ लिखना चाह रहे हैं, जैसे पुष्प की अभिलाषा, हाँ जी। इसको कोई बंदर नहीं लिखेगा, हाँ। क्योंकि उसको पुष्प दिखेगा तो खींचेगा, तोड़ेगा, नोचेगा, ये करेगा, वो करेगा। वो लेकिन सब अगर बेकार कर मनुष्य मिला देगा। तो उसको, हाँ, मनुष्य मिला तो उसको
सूंघेगा, देखेगा, सहलाएगा, प्यार करेगा, उस पर एक कविता लिखेगा, उसके बारे में बोलेगा, तमाम चीजें। तो ये कल्पना जो है, ये हमारे अंदर जो भाव है, हर तरह के भाव हैं, इन भावों को जो समेट करके अपनी कल्पना से कुछ लिखना, वो भी एक लक्षण है, वो भी एक विशेषता है। तो आप सब आप मैं सर अपने श्रोतागणों से कहूंगी कि जो सर ने भी पॉइंट बताए हैं, ये सब आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये याद रहे कि सर ने जो लक्षण बताए हैं, जो सौंदर्य है, भाव है, जो हम उसको महसूस करते हैं, वो ही कविताओं के लक्षण हैं। तो आप अपने नोट्स कर सकते हैं श्रोतागण। तो सर से दोबारा सुनते हैं। हाँ सर। तो एक तो सौंदर्य तत्व हुआ, हाँ एक भाव तत्व हुआ। अब ये भाव क्यों आता है? अब हम ये सोचते हैं हमारे अंदर ये भाव क्यों आते हैं? इसलिए कि हमारे अंदर हमारी अनुभूति जो है मनुष्य की, वो पूरे वो या कहिए समष्टि से मिलती हुई है, सिर्फ व्यष्टि नहीं, अकेले से नहीं है, वो सबसे जुड़ती हुई है। आप अपनी भावनाओं को, दूसरा कोई रो रहा है, आप कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सिनेमा देखते देखते रोने लगते हैं, क्योंकि उनको इतना अच्छा लगता है सिनेमा, की लगता है कि वो उनके वो साथ ही गुजर रहा है। हाँ, वो उसके साथ ही निकलने चाहते हैं। तो इतना, अब हम लोग कहते हैं कि इतना वो, अरे वो तो सेंटी हो गया, वो भावुक हो गया, अरे इतना है। तो हर एक की अपनी अपनी एक माने शैली होती है, स्टाइल होती है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा भावुक होते हैं। तो भाव होना बहुत जरूरी है। जब आप में भाव होंगे किसी में, कभी हम भाव में रोते हैं, कभी भाव में हंसते हैं, कभी गुस्सा होते हैं किसी बात पर, कहीं पर हमको घृणा आती है, कहीं पर हमको बड़ी शांति महसूस करते हैं, कहीं पर हमें बचपन याद आता है, कहीं हमें एक करुण रस की अनुभूति होती है। तो कहीं हास्य रस, हम तमाम हास्य रस की कविताएं पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। चक्रधर जी की भी मैं कविता उस दिन सुन रहा था। सर फिल्में वो होती तो भी तो हैं, हमसे जुड़ी हुई होती हैं फिल्में, तो शायद इसीलिए उनके जी भाव भी उमड़ के आते हैं शायद वो। बिल्कुल। तो आप ये बताइए, आप ये सोचिए कि तो जो मेरे डायरेक्टर या ख्याल से प्रोड्यूसर, भावुक होना तो मनुष्यता की पहचान है। जी अभी मैं कहीं पर पढ़ रहा था, इसको शायद ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, जैसे कर्मयोग होता है, हाँ जी। वैसे ये कविता के लिए भाव योग होता है। अगर भाव नहीं है तो कविता नहीं है। कविता तभी आपको बिना छूती भाव है, के तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप किसी के दूसरे को छू नहीं पाए, जैसे अब आप किसी फिल्म का ही उदाहरण ले लीजिए, वो जब डायरेक्टर आपको अपने डायरेक्ट करके, वो एक्टिंग करवा करके, जैसे अभिनय करवा करके जब आपको अपनी दशा में ले जाता है, तब आपके अंदर वो भाव उमड़ आते हैं। इसका मतलब है कि उसकी उसकी कोशिश ने आपको छू लिया। छू लिया। अब कविता में क्या है कि कविता में आपको अपने शब्दों से, अपने दूसरे शब्दों के के दिल के चयन से भावों को छूना है। उनको उनको छूना। अभी आप देखिए, एक कविता हमने पढ़ी माखनलाल चतुर्वेदी जी की, हाँ जी। तो उससे पता चल गया कि पुष्प की अभिलाषा क्या है, पुष्प के भाव समझ में आ गए। तो सर इसके रस ठीक क्या है, होते हैं? तो यही भाव से ही निकलता है रस, भाव से ही बात आती है रस की। पहली बात तो यह है कि भावमयी कविता होनी चाहिए, आपके उसमें शब्द जो हो भावुक हो, ऐसे शब्दों का। अभी जैसे एक और जगह मैं पढ़ रहा था, कोई अगर आप कृष्ण भगवान से आप मान लीजिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी रक्षा करो, या तो आप वहां पर या किसी को किसी के विरोध में कहना चाह रहे हैं, आप वहां कृष्ण को आप क्या कहते हैं, वृंदावन बिहारी कह के नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वृंदावन बिहारी कह के अपनी कविता में लिखना कृष्ण के क्रोध वाले रूप का वो अर्थ नहीं बताता। वो तो प्रेम है, उसका प्रेम वाला रूप है। हाँ, वो प्रेम वाला रूप। तो आप वहां पर ये वृंदावन बिहारी वहीं पर लिखेंगे, या क्या द्वारकाधीश कहते हैं, लिखेंगे फिर हम वहां हाँ, पे। या तो सर यशोदानंदन आप वहां लिखिए कृष्ण जी जहां का पर रौद्र वात्सल्य। रूप तो नाम है ही नहीं सर कोई। कौन सा? जो अपने वो क्रोध वाला रूप है, उसका नाम तो मैंने नहीं सुना है, क्या नाम होगा सर? नहीं नहीं, सुदर्शन जैसे चक्रधारी। हाँ, सुदर्शन चक्रधारी, या फिर मुरारी, हे कृष्ण मुरारी, मुरारी अरि को मारने वाला। मगर सर मुरारी सर विनती में नहीं आ जाएगा? हे कृष्ण मुरारी सुनो विनती हमारी। हाँ हाँ हाँ, तो वहां पर आप अपने क्रोध का, अपने जो हाँ अंदर जो दोष है, या अपने अंदर जो गलत भाव है, उनको, उनकी शत्रुता, उनको मारने के लिए आप कृष्ण को बुलाते हैं। हाँ जी। तो इस तरीके से होता है। मैंने अपनी एक कविता में ही लिखा था कि जब गांधारी श्राप देती हैं कृष्ण को, तो कहती हैं ये हे कमल नयन, वो नयन कहाँ,
जो पक्षपात से दूषित हैं। अब कमल नयन इनको कहा को कृष्ण कह के पुकारा है, अब नयन कहा है तो वो ये आंख जो है पक्षपात कर रही है, ये उन्होंने दोष लगाया है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हम वृंदावन बिहारी कह करके गांधारी उनको नहीं बुला सकती, या गोपी प्रिय करके नहीं बुला सकती, नहीं बुला सकते, या राधा प्रियतम कह के नहीं बुला सकती, हे राधा प्रियतम ऐसा कह के नहीं, क्योंकि वो वहां पर विरोधाभास हो जाएगा। वहां उनके नाम से ही बुलाया जाएगा कृष्ण। वहां जो आपके जो भाव हैं, आपके भाव वहां पर कृष्ण का दूसरा रूप देखने के लिए है, तो आप कृष्ण को जी भावों से बुलाइए। तो ये होते हैं भाव। अब भाव जहां पर है वहां पर रस होता है। रस क्या है? अब देखिए, जब एक बच्चा हंसते हुए खेलते हुए आपके आसपास आता है तो मन आपका आनंदित हो जाता है। छोटा बच्चा धीरे से आपको हल्का सा पीटता है पीठ पर, तो आप खुशी हो जाते हैं, मतलब मेरा बेटा मुझे हल्का सा मारा इसने और फिर लिपट गया, तो ये एक आनंद देता है। तो ये आनंद जो है, ये आनंद जो देने वाली जो है वो रस कहलाती है। कविता ऐसी हो जो आनंद दे, जिस भाव से लिखी गई है उस भाव का आनंद दे, तो वो कविता कहलाती है। अब ये रस भी तरह तरह के होते हैं। उसमें देखिए, जैसे वात्सल्य रस, 9 रस तो आपने देखा है, और एक और जोड़ लिया है तो वो 10 रस हो गए, वात्सल्य को जोड़ लिया तो 10 रस हो गए। हमारे मन के अंदर हमेशा ये रस, ये भाव हमेशा रहते हैं, इसलिए इनको स्थायी भाव कहते हैं। ये हमेशा स्थायी रहते हैं। कभी आप हंस रहे हैं, हंसते दूसरे समय आप रो रहे हैं, रोना करुण, और ये दया, शोक, क्या कहते हैं, रौद्र गुस्सा होना, या वीरता आना, या फिर किसी बच्चे को प्यार करना, वात्सल्य रस, या श्रृंगार रस, श्रृंगार का संयोग और वियोग, ये दोनों रस, ये हमेशा ये इस तरीके से रस जो है घृणा, माने जुगुप्सा, घृणा का भाव, ये रस हमेशा मन के भीतर रहते हैं। अब ये मन के जब भीतर रस हैं, इससे हमारे भाव आते हैं, भाव से कल्पना, और कल्पना से आप उस चीज को एक संयोजित करते हैं, शब्द चुनते हैं, लिखते हैं, तब जाकर कविता बनती है। तो ये रस जो है, रस हमारे अंदर समाहित भाव है। उन भावों को, जैसे हम कोई कविता अगर कहना चाहेंगे तो हम क्या कहते हैं कि हम उस अपने भाव को, आप अपने भाव से श्रोता के भाव को छूना चाहते हैं, हम उसको वो आनंद देना चाहते हैं कि ताकि उसके अंदर जो हंसी का भाव, जैसे हास्य रस की कविताएं हैं, जैसे एक कविता जो हास्य रस नहीं लिख सकता, वो लिखना बहुत ही कठिन है। सबसे ज्यादा मुश्किल ही हास्य लिखना है। हाँ, दूसरों को हंसाना बहुत मुश्किल है। हमको, कभी हम 11वीं 12वीं में पढ़ते थे, उस समय एक गोपाल दास जी की कोई कविता थी, उन्होंने लिखा था, मैंने आराम करो, तो उन्होंने एक शब्द लिखे थे, आराम शब्द में राम छिपा, आराम शब्द में राम छिपा, जो भव बंधन को खोता है, आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता है। तो उन्होंने अपने आराम के ऊपर लिखा था, और 2 लाइनें उन्होंने लिखी थी कि जब निद्रा भक्त लगा लूंगी, लंबी टांगे फैलाता है, तो सच कहता हूं स्वर्ग हाथ से 2 अंगुल रह जाता है। तो ये उन्होंने पढ़ के ही अंदर से आनंद आता है। ये कविता इतनी मजेदार है जी। तो ये चीजें होती हैं कविताओं में कि आप, अब हम लोग सीरियसली बैठे रहते हैं, जब हम किसी ऑडिटोरियम में जाते हैं किसी कवि को सुनने के लिए, तो बड़े सीरियस बैठे रहते हैं, लेकिन जब वो कविता बोलना शुरू करते हैं तो हम लोग, माने पूरा हॉल गूंज जाता है, आनंदित हो जाता है। हाँ। आनंदित। तो ये उनके जो भाव थे, उन्होंने शब्दों के माध्यम से और बोल करके जो हमारे ऊपर उन्होंने हमको सुना करके हमारे ऊपर जो उद्दापित किया, या हमारे अंदर जो एक भावना निकली कि हम हंस पड़े, यही तो उनका लक्ष्य था कि हमारे श्रोता हमारी कविता सुने, उसका आनंद ले। तो यही आनंद होता है जो रस कहलाता है। अभी आप देखिए, ये बिल्कुल एक कितना सुंदर इन्होंने मैथिली जी ने लिखा, मैथिली जी ने तमाम तरह की वो लिखी है। मैथिली जी ने एक जगह लिखा है कि विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं यही कि जो जिया न आपके लिए,
अब लास्ट लाइन देखिए, मेरे स्कूल में भी लिखा था, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कितनी सही सुंदर बात, बात 2 लाइन में लिखी कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य के लिए मैंने मरे। ये कालजयी कविता है। क्योंकि जानवर में तो ये भाव है ही नहीं, एक मनुष्य ही जी, दूसरे मनुष्य के भाव को समझ सकता है। हाँ। अभी एक इनकी एक और कविता हमको देखिए, क्रोध रस। अभी उन्होंने यहाँ पर शांत रस में लिखा था, क्रोध रस में कैसा लिखा है, एक मैथिली शरण जी की कविता है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। अब एक ही लाइन से आपको पता चल रहा है कि ये रौद्र रस की कविता है। उस काल मारे तन के, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। अब आप यहां देखिए, इन्होंने शब्दों का चयन, हाँ जी, काल, जाल, व्याल और क्या कहते हैं क्रोध, क्रोध के मारे कांपना, ये जो भाव होते हैं उससे इन्होंने चित्रित कर दिया। ये कविता कविता का बहुत बड़ा गुण है कि आप कविता को ऐसा चित्रात्मक रखिए, ऐसा रखिए कि वो जैसे दिखाई दे रही है। जी, तो ये होता है रस। जब कविता आपको दिखाई देगी, जब सुनकर के आप देख सकेंगे कोई भाव, तब आनंद आएगा और तब आपके अंदर जो रस होंगे वो फूटेंगे और भाव अपने आप उद्वेलित हो जाएंगे। जैसे कि उसमें चलता है सर, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो पूरे जी, चलचित्र जी, हमारे सामने चलते हैं, जैसे-जैसे वो शब्द आते हैं और वही जी, एकदम से हमारे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं उसे सुन के, पढ़ के ही। बिल्कुल। तो आपको कविता, आप वो भाव देखिए, आप बढ़ते-बढ़ते वो ठहर गया, वो गया, फिर ठहर गया। ये चेतक के बारे में लिखा था, श्याम नारायण हाँ, पांडे जी की कविता है, वो भी किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं, इस तरीके से। माने ये इस तरह से इतना सुंदर लिखा है कि आप शब्दों का चयन देखिए, आपको पढ़ और करके अपने लास्ट आप में एक जब वो बिल्कुल, चलता है टप 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 हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हाँ, बहुत सुंदर उन्होंने कविता लिखी और उस तरीके से तो वो कविताएं अपने आप मन के अंदर समा जाती हैं। ऐसा नहीं कि हमने याद कभी किया था, हाँ। लेकिन ये कविता हमको कभी शायद स्कूल में पढ़े थे कि इतनी अच्छी लगी उस टाइम पे कि आज तक याद है। तो ऐसी कविताएं जो होती हैं वो कालजयी होती हैं, मैं मैंने अपने तो हमेशा के लिए अपनी श्रोतागणों होती को खुद की लिखी कविताएं याद क्यों नहीं हो पाती? है। देखिए, अपनी खुद की लिखी हुई कविताएं याद इसलिए नहीं पाती कि शायद हम लोग कई बार उनको बोलते नहीं है, रिसाइट नहीं करते हैं, इसलिए। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि वो भाव जैसे एक वो भाव अगर आप लाएं तो अपनी कविता भी याद आ जाएगी। अपनी कविताएं याद क्यों नहीं होंगी? और कविताएं याद तभी आती है जब आप कई बार उस जगह अपने बोलते हैं लोगों के बीच में। आपको एक बड़ी बड़ी अच्छी बात बताएं, कहीं पढ़ा था मैंने कि आप कहानी और कविता में क्या फर्क होता है? एक कहानी में मैसेज भी आनंद आता है। सर एक मैसेज जी, बोलती हूँ पहले अपने श्रोतागणों को कि जैसा जी, कि आप सब सुन रहे हैं सर को, सर ने हर भाव, हर रस के उदाहरण भी देते जा रहे हैं, जो आप नोट कर सकते हैं और आप अपनी किसी भी रस में, वीर रस हो, सौंदर्य रस हो, किसी भी रस में आप अपनी कविता लिख के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे क्या अगले एपिसोड में सर उस कविता का जवाब देंगे, तो और उसकी समीक्षा भी करेंगे। मिलते हैं दोबारा से सर से पास। जी। हाँ सर। तो अभी मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि इस कहानी और कविता में फर्क क्या होता है? हाँ जी। दोनों में उत्सुकता होती है, दोनों में आनंद आता है। हाँ, लेकिन कहानी में जो उत्सुकता होती है, कहानी चलते-चलते अगर कहानी कहने वाला रुक जाए, तो आप कहेंगे, "अच्छा भैया फिर क्या हुआ? सुनाओ जल्दी से। अच्छा क्या हुआ?" बच्चे जब उत्सुकता कहानी जाग सुनते जाएगी। रहते हैं तो उत्सुकता जागती है। अच्छा फिर क्या हुआ? तो वो घटनाओं का क्रम है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए कि कविता में क्या होता है कि कवि जब कोई पाठ करता है, तो बड़े ध्यान से लोग सुनते हैं और कविता अच्छी लगी, तो क्या कहते हैं कि वन्स मोर वन्स दोबारा मोर। बोलो, वन्स मोर दोबारा कहिए, हाँ, दोबारा। तो बार-बार वो आनंद लेने के लिए कविता होती है। तो कविता में आनंद का जो ये विशेषता है या जो तत्व है, आनंद तत्व, ये कविता का विशेष लक्षण है। आनंद तत्व, और आनंद तभी आएगा अगर आपके भाव अच्छे हैं, रसात्मक कविता है जिस रस से लिख रहे हैं और आपकी कल्पना अच्छी है। कल्पना में देखिए लोग कहाँ-कहाँ हो गया प्रकाशित बिंदु-बिंदु। अब हो गया प्रकाशित बिंदु-बिंदु, ये हमने 2-3 दिन पहले लिखा था कहीं, हो गया प्रकाशित बिंदु-बिंदु। अब ये बिंदु-बिंदु प्रकाशित हो गया, ये एक कुछ ऐसे शब्द हमने लिए थे जो हमको खुद अच्छे लगे।
लेकिन इस तरीके से अगर हम कहानी में बोलना शुरू करेंगे तो शायद इतना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, तो ये फर्क होता है कविता और कहानी में, उत्सुकता दोनों में रहती है अगर आप बता रहे हैं, लेकिन आनंद आता है आपको, जो मन का आनंद है, जो आत्मा आनंदित होती है, वो कविताओं में ही होती है। तो सर अगर हम कहीं प्रोफेसर कविता अलंग सुना रहे हैं, हाँ सर, पूछिए, जी सवाल पूछिए कहीं आप। जब हम कवि जी जब हम कविता सुना रहे होते हैं, मंच पे सुना रहे हैं श्रोताओं के बीच में, तो क्या हमारा एक अच्छा सिंगर होना जरूरी है गीत या कविता नहीं नहीं सुना रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तमाम ऐसे कवि देखिए, ये चक्रधर जी, इससे पहले जो सुमित्रानंदन पंत जी की कविताएं हमने सुनी हैं, ये तो हमारा सौभाग्य था कि हम उनसे मिल सके बचपन में। और तो उनकी कविताएं, महादेवी वर्मा जी के हमने पैर छुए हैं, वो हमारे इलाहाबाद में ही थी। उनकी क्या कविताएं बात आप देखिए, उनकी कविताओं में माने तुकांत है, गायकी है, लेकिन आप देखिए इनकी कविताओं में, मक्खनलाल अभी जो हमने सुनाया आपको, हाँ जी। अगर आप चाहें तो गा भी सकती है, अगर आप चाहें तो नहीं। और जो पद वगैरह है, जो भक्ति संगीत है, वो तभी सुंदर लगता है जब आप गा कर सुनाएं। कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे, अब वो छंद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे, अगर चौपाई आप सुना रहे हैं तो चौपाई ऐसे बोलने से उतना मजा नहीं आएगा। आप देखिए रहीम जी के दोहे या कबीर दास के दोहे, आप चाहें तो उनको फिल्मों में भी गाया गया है, तो कविता को इस तरह गाना है, ये तो कंपोजर के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से सुनाएगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, मैं गा नहीं पाता हूँ, फिर भी मैं कविता सुनाता हूँ। मेरी मुक्तक कविताएं हैं, मुक्तक है और कविताएं हैं, और मेरी कुछ खंड काव्य वगैरह भी हैं, तो वो मैं सुनाता हूँ। मैं गा नहीं पाता, लेकिन हमारे जिस मंच में हम जुड़े हुए हैं, कई मंचों में, वहां पर लोग गाते हैं, अच्छा गाते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है, गाना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके भाव, अगर आप करुण मुंह लेकर के और उस तरीके की आवाज लेकर के अगर रौद्र रस गा रहे हैं या सुना रहे हैं, तो मजा नहीं आएगा। आपका चेहरा, हाव भाव उसी तरह होना चाहिए, हाँ, उसी तरह होना चाहिए। अब आप कहीं राम रावण का युद्ध हो रहा है, वहां पर कोई बात चल रही है, वहां पर आपको काल को कृपाल को, अब आप ऐसे कहें काल को कृपाल को, तो तो मजा नहीं उसमें आएगा। उसमें आप मतलब सुनाने के ऊपर आपकी भाव भंगिमा वैसी होनी चाहिए जैसा आपका रस है, क्योंकि आप हाँ, अपने अंदर का भाव, अपने अंदर का जो रस है, वो आप दूसरों को देना चाहते हैं और उसके मन को छूना चाहते हैं, ये जरूरी है। इसीलिए शायद सर हास्य रस लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको सुनाना भी उतना मुश्किल है कि हम दूसरे को हंसा सकें। हाँ नहीं, उतनी देखिए, और उसमें हास्य रस में सबसे मुश्किल है कि अ, एक ऐसा संवाद होना चाहिए जिससे एक हंसी पा जाए, एक एक चमत्कार ऐसा हो जिससे हंसी आ जाए, हाँ, जो लाना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा मुश्किल हम तो होता है। नमन करते हाँ, हम तो नमन करते हैं ऐसे कवियों को जो हास्य रस लाते हैं और सुनाते हैं। अभी एक बचपन में ही एक ओम प्रकाश आदित्य जी की कविता अगर सुनी थी, तो हमने एक लिखा भी था उसमें, उसके बाद में हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको, हे प्रभु आनंद दाता, इतनी विनती सुन लीजिए, इस बार मेरी नाव को उस पार तू कर दीजिए। माने वो पास करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तो अब इसमें इसके बाद जो उन्होंने कहा संस्कृत के बारे में, राम रामहु राम रामहु हाय प्यारी संस्कृतम, मर गया मैं तू नाई रच्छ गच्छ कछु मरम। तो अब ये शब्दों का संचलन मैंने संयोजन किया है, मिलाया है, कि ये इतना सुंदर लगता है। उसमें एक और लिखा था उन्होंने कि बच्चा कह रहा है, गणित के अतिरिक्त मुझको और कुछ भाता नहीं, गणित के अतिरिक्त मुझको और कुछ भाता नहीं, क्या करूं लेकिन गुणा करना मुझे आता नहीं। तो अब आप देखिए, ये ये उनके ही शब्दों में 4 लाइन उन्होंने कहा है, लेकिन कितना आनंदित कर जाता है कि सुनने वाले में मजा आ जाता है। तो ऐसे शब्दों का चयन, ऐसे भाव का, पहले उन्होंने कौतूहल कर दिया, कौतूहल पैदा कर दिया कि गणित के अतिरिक्त मुझको और कुछ भाता नहीं। अब इसके बाद ही इसका पूर्ण ऐसा कर दिया कि पूरा का पूरा धारशाही हो गया, पर क्या करूं लेकिन गुणा करना मुझे आता नहीं। हाँ जी। तो आपको भाव इस तरह से और शब्दों का चयन और शब्द जो आप लाएंगे, उनको इस तरह से रखना पड़ेगा ताकि आप एक एक वो उद्दीप्त हो सके जो आप भावना चाहते हैं। जी। सर एक आदर्श मुक्तक में कितनी पंक्तियां होनी चाहिए?
देखिए ये तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम 30-32 पद वगैरह हो तो चलता है। कुछ लोग छोटा भी बनाते हैं, वो भी चलता है। तो मुक्तक तो बिल्कुल मुक्तक होता है अगर आप 4 लाइनों में। कल मैंने एक 4 लाइन की कविता लिखी थी, शायद लम्हे जिंदगी में भी लिखा था कि नहीं मुझे याद नहीं है। बहन के ऊपर, भैया दूज एक याद। जी हाँ, हाँ, हमने लिखा पढ़ा था। था। बहुत हाँ, बहुत अच्छा लिखा था आपने। तो वो सिर्फ 2 लाइन जो सिर पे तड़ी मारकर चली जाती है और माँ के हाँ, पीछे चली जाती है और फिर वो वहां से मुस्काती है। अब आप देखिए इन 2 लाइन में ही सब कुछ आ गया, आपको पूरा बचपन याद आ जाएगा। हाँ, अभी आप ये कबीर जी का दोहा देखिए, माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात। ये 2 लाइन लिखी हुई हैं, इसी 2 लाइन में पूरा का पूरा एक दर्शन समा गया है कि माली को आते देख करके कलियां एक रो कर कहने लगी, कलियां पुकार रही हैं कि जो फूले फूले चुन लिए थे, जो जो फूल जो है वो खिल गए थे, उनको तो चुन लिया, कल मेरा भी जाने का टाइम है। मैंने हर आदमी की मृत्यु कल है, आज कितना भी हो। ये उन्होंने संदेश दिया यहाँ पर 2 लाइन। कितना बड़ा दर्शन ये उन्होंने सिर्फ 2 लाइन में दिया। असुवन ये रहीम जी का था, असुवन क्या था एक रहीमन, ये दूसरा देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, पड़े जोड़े तो से गांठ फिर लग ना जाए। जुड़े, फिर ना जुड़े जुड़े। गांठ पड़। अब ये 2 लाइन में आप देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है कि छू हाँ, जाती है, ये छू कोट करने जाती लायक है। चीजें हैं। तो इस तरीके से था। हम लोग गजल पढ़ते हैं, आप गजल देखिए, आप शेर देखिए, 2-2 शेर ऐसे लाइन का होते हैं। एक शेर मैं किसी पाकिस्तानी उसमें सुन रहा था, दोनों का श्रृंगार रस में था कि शायर कह रहा है, मेरे महबूब ने वादा किया था 5वें दिन का, हम्म, मेरे महबूब ने वादा किया था 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा कि दुनिया 4 दिन की है। तो कितना सुंदर इन्होंने 2 लाइन में एक बहुत बड़ी बात कह दी। बहुत बड़ी बात एक, है। एक, तो उत्सुकता दिखा दिया और सब कुछ मैंने अपना जो भाव था वो पूरा समा दिया। तो ये भाव और आपके शब्दों में समा जाए, हाँ, वही आपकी कविता को रचना कविता है। होगा। तो और जैसा कि अब सर ने जैसे बताया कि कल हर चीज का समय गोवर्धन जी, होता है, और जैसे हमारा जी समय भी पूरा हो चुका है, तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। और सुषमा जी, जो आपके सवाल हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं, जिससे कि सर आपको बाद में पढ़ के, या आपकी कोई कविता हो उसकी समीक्षा करके सर आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। तो श्रोतागणों, आप सबने इस बार सुना कि हमने जो सर से सवाल करे, कविता क्या है, गद्य क्या है, भाव क्या है, सौंदर्य क्या है, रस क्या है, सबके सर ने एक उदाहरण के साथ सर ने सबका जवाब दिया है। और आप लोग अपनी कविता लिखकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि हम उनका जवाब देंगे और अगली बार सब कुछ नए सवाल लेके आएंगे सर के साथ। अलंकार क्या है, और अपनी कविता को और कितने सुंदर तरीके से हम लिख सकते हैं सरल शब्दों में, तो उन सब को लेके आएंगे हम अगली बार। रविवार को 3 बजे जरूर देखिएगा लम्हे जिंदगी पर। और मिलेंगे फिर दोबारा हम प्राणीनाथ मिश्र से, सुषमा जी से। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।